IS 8, IS 16, IS 23 एंड IFRS 13 की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा आधा घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, इसलिए आई डोंट नो, तो मे बी वी नॉट गोइंग टू बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग टुडे, तो फिर वो मेरी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा, राइट? So please make sure that you understand everything when we discuss these standards. अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी IS 8, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS 16 और IS 23 बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन, यानी जो एसेट बन रहा हो उसके अंदर कॉस्ट के अंदर शामिल करना, और हाउ टू डिटरमिन अ फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट। ये 4 डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज द IS 8। इसका पूरा नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, प्रायर ईयर एरर एडजस्टमेंट उसकी। तो ये जैसे नाम से ही है कि ये 3 एरिया को डील करता है स्टैंडर्ड। नंबर 1, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड द करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर अकाउंट्स जो हैं उनमें कोई एरर हो गई हो। और अनदर थिंग इज अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, इनको कैसे अप्लाई करना है, ये एक प्रिंसिपल नॉलेज पार्ट इसका है। तो दे आर द 4 एरिया: सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग फॉर ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो हम पहले अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे थे पिछले सालों में, उसमें हम चेंज आई है, कैसे अकाउंट पर करना है। कोई हमने एस्टीमेट किया था पिछले सालों में, अब उसमें चेंज आ गई है, तो उसको कैसे डील करना है। तो पिछले अकाउंट्स जो हमने बनाए उनमें एरर है, उसको कैसे करेक्ट करना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी किसको कहते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी मीन द प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस which are adopted by the organization in preparing its financial statement। ये जितनी चीजें जिनको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर लेती है टू प्रिपेयर, उनको हम कहते हैं इस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, प्रिंसिपल जैसे IFRS के अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स आएंगे, बेसिस हैं कि आपने इसको 5 को बेस करना है, आपने इसको वेटेड एवरेज करना है, इस तरह कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिस में रियल लाइफ में एक चीज फॉलो की जा रही होती है प्रिपेयरिंग द अकाउंट। तो जिनको हम अडॉप्ट कर लें वो फिर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती हैं। अदरवाइज बेसिस हैं, कन्वेंशन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, प्रैक्टिस हैं। पॉलिसी उसको बनेंगी व्हेन यू विल अडॉप्ट देम, यू विल से we are going to use them in preparing our financial statement। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट इक्विपमेंट जो है, इसके लिए एक हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस होती है, एक रिवैल्यूड अमाउंट बेस होती है। तो जिसको आप सिलेक्ट कर लें वो अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी। इसी तरह जो है कि कुछ रेयर ट्रांजैक्शन और इवेंट ऐसे होंगे जिन पे अभी कोई IFRS नहीं आया होगा। आपके सामने आ जाती है चीज जिस पे कोई IFRS नहीं है, तो उस पर कैसे अकाउंट करने हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को अपनी जजमेंट यूज करनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप अप्लाई करने में। ठीक है, ताकि उसमें करते वक्त उन्होंने किस चीज का ख्याल रखना है कि जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट और रिलायबल होनी चाहिए। वो ये हैप्पैज़र्ड और वेग किस्म की और नॉन रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और जो जिन पे स्टैंडर्ड आ गए हैं उसमें तो पहले ही मेक श्योर कर दिया गया है कि चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव मीट हो। तो इन मेकिंग द जजमेंट मैनेजमेंट मस्ट रेफर टू ये IASB ने गाइडलाइन और रिक्वायरमेंट इशू की हुई हैं, जो कल वाले लेक्चर में उबैद आपको टीच करेंगे। जो पहला हमारा चैप्टर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसकी बात हो रही है। उसके अंदर जो गाइडेंस और रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब्ड हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। और उसके अंदर बहुत सी जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक है वो भी उसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है, उसी चैप्टर का पार्ट है। तो उसमें बहुत सी डेफिनेशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के दिए गए हैं। उनको फॉलो करते हुए आपने अपनी पॉलिसी बनानी है। आप अपनी पॉलिसी बनाने में फ्री हैं।
एक है कि उसके रिजल्ट में रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो, दूसरा आपने जो गाइडलाइन प्रोवाइडेड हैं इन बाय आईएसबी स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना है। उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, जो एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस हैं, मेजरमेंट क्राइटेरिया हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैं, उनको आपने फॉलो करना है। फिर जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप सेलेक्ट करें एंटिटी, उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करे सिमिलर ट्रांजैक्शन इवेंट के ऊपर, सिमिलर चीजों पे वन अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल जो है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, और जिसको आप चूज कर ले, बेसिस है जिसको चूज कर लें, अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है, उसको कंसिस्टेंट अप्लाई करें। अगर किसी एरिया में अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, व्हाट दे शुड डू, जजमेंट यूज करो। Why? To produce relevant, reliable information. In applying the judgment क्या करो, ये दो चीजें करो, और जो फिर अकाउंटिंग पॉलिसी के रिजल्ट में आ जाए उसको फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। दैट्स व्हाट आंसर है। ओके, अब अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चूज की, अब उसमें चेंज आ रही है। हाँ, ये कहा गया है कि हर जगह पे स्टैंडर्ड आ चुका हुआ है। हो सकता है कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें स्टैंडर्ड नहीं है, वहां आपने बनानी है ना, अदरवाइज तो स्टैंडर्ड ने बताया हुआ क्या करना। रेयर सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें स्टैंडर्ड नहीं आया, वरना उन्होंने ढूंढ के स्टैंडर्ड बना दिए। कोई ऐसी चीज आ सकती है, कोई आपके कोई ट्रांजेक्शन पहले कभी हुई नहीं, अब हो गई है, राइट, तो उस पर फिर क्या करना है, उस पर फिर आपने ऐसा करना। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तो क्रिप्टो करेंसी को आए हुए काफी देर हो गई है। जब शुरू में आई होगी तो पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन्होंने कोई स्टैंडर्ड थोड़ा बनाया हुआ था, तो उसमें जो पॉलिसी बनानी है वो कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने ऑलरेडी कहा कि पीरियड टू पीरियड आपने उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल। लेकिन एंट्री इज परमिटेड टू चेंज इट सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन। कोई स्टैंडर्ड नया आ गया है, कोई इंटरप्रिटेशन आ गई है, नहीं, उसके मुताबिक जो है पॉलिसी बदलनी चाहिए, तो आपको उसे बदलना है। एक तो चीज इस वजह से, अदरवाइज कंसिस्टेंट अप्लाई होना। दूसरा है कि आप समझते हैं कि नहीं, जो हम पहले कर रहे थे उसकी निस्बत अगर पॉलिसी को हम बदलेंगे तो मोर रेलेवेंट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजर्स के लिए। तो ये दो चीजें, इन दो चीजों के अलावा अलाउड नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। आइदर ऑफ दिस, मैं और भी लगा सकता, या इस वजह से आप चेंज कर रहे हैं या इस वजह से चेंज कर रहे हैं। इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं वॉलंटरली। आपने खुद सोचा कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी को कोई चेंज कर दूं तो आई विल बी गिविंग मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, राइट। तो जैसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट था, अब प्राइसेस बड़ी तेजी से चेंज होती हैं चीज़ों की, एसेट्स की। आपने कहा इस केस में तो वैलिड अमाउंट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जाएगी, तो आपको अलाउड है, क्योंकि आपने सोचा कि ये बेहतर, और जाहिर है ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है, ये एक्चुअली भी ऐसा है। ऑडिटर ने भी यही चेक करना है कि हाँ आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है, क्या जस्टिफिकेशन थी, इससे वाकई रेलेवेंट मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट। कल आपको बताएगा वो, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में दिया गया, पहले चैप्टर के अंदर शामिल है। मैं उसमें चला जाऊंगा तो ज़्यादा देर लगेगी। ये प्रिंसिपल है रिलायबिलिटी का, बताया गया, रेलेवेंस पर नहीं, वो कल हो जाएगा आपको, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको देखिए। ओके, अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है क्या करनी है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो एक तो आपने ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करना है, ठीक करना है, करेक्ट करना है, राइट। दूसरा, आपने पिछले साल के जो कंपैरेटिव होते हैं, जो अकाउंट्स मैंने कल आए, उसमें इस तरह 2 कॉलम बने होते हैं, एक 2023 का, एक 2022 का। इसको हम कंपैरेटिव कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर न्यू पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट किया, उसका इम्पैक्ट जहां आ रहा है उससे आपने इन अकाउंट्स को रीस्टेट कर देना। एक ओपनिंग रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करना है, दूसरा कंपैरेटिव को रीस्टेट कर देना, लाइक विद लाइक कंपेयर हो सके। वरना
यहाँ कोई और पॉलिसी लगी हुई है तो इसको उस तरह नहीं करेंगे, तो हाउ वन कैन कंपेयर। तो इसलिए कंपैरेटिव को भी नई पॉलिसी के मुताबिक ले आनी। मैं छोटी सी एग्जांपल उठाऊंगा आपके हैं। नहीं, पाकिस्तान और इंग्लैंड में 2 साल ही होते हैं, राइट। कुछ कंट्री ऐसे हैं कुछ में तीसरा साल भी होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कुछ सर्कमस्टांसेस में तीसरा साल बैलेंस शीट का होता है, राइट। तो लेकिन अदरवाइज 2 साल ही आते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट रीस्टेट द कंपैरेटिव, ये मैंने आपको बताया। थर्ड इज आउटलाइन द रीजन फॉर चेंज इन द नोट्स में बताएं कि व्हाई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, उसकी जस्टिफिकेशन दे कि स्टैंडर्ड की वजह से किया है आपने, इंटरप्रिटेशन की वजह से किया है चेंज में, या आपने वॉलंटरली किया है, रेलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन की वजह से किया है। तो वहां आप रीजन बताएं। रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको अलाउड ही 2-3 केसेस हैं। ओके, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को मैं करने के बाद किसी का क्वेश्चन होगा तो ले लूंगा, ठीक है। जैसे पहले उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी थी एक कंपनी की कि वो अपनी जो बोरिंग कॉस्ट होती थी, फाइनेंस कॉस्ट थी ना, उसको एक्सपेंस आउट कर देते थे, चार्ज कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टैंडर्ड बीच में चेंज हुआ था तो उसने कहा कि अगर आप उस पीरियड में लोन लेके कोई एसेट बना रहे हैं, जो मेरा IAS 23 आएगा आज, ठीक है, तो बना रहे हैं तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उस बोरिंग कॉस्ट को, जितनी लोन आपका यूज हुआ है एसेट बनाने में उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज आ गई ना, पहले आप एक्सपेंस आउट करते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अलाउड है कि आप उसको कैपिटलाइज कर लें, क्योंकि सारी की सारी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं है, उसमें कुछ एसेट को बनाने के लिए लोन अरेंज किया गया था, उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो एसेट के बनाने के लिए है, इसलिए उसे कैपिटलाइज होना चाहिए। IAS 23 कहेगा, डिटेल वहां बात करूंगा, ठीक है। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने जो नई अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसमें कैपिटलाइज करना है, उसको डे 1 से अप्लाई करना है, राइट। वैसे पिछले सालों में एक्सपेंस होता रहा है, पिछले सालों में एक्सपेंस चार्ज होता रहा है, तो हमने कहना है कि नहीं, अगर पिछले सालों में भी कैपिटलाइज हुआ होता तो फिर इम्पैक्ट कितना होता, राइट। तो उसको जो वर्क करके पिछले इम्पैक्ट को हम उसको फिर रिटेन्ड अर्निंग को चेंज कर देते हैं उस फिगर से। ये भी बात है कि आपसे एग्जांपल की बात करूंगा, ठीक है। तो लिहाजा 3 चीजें यही कही गई हैं जो पहले कही हैं कि आपने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को एडजस्ट करना है, ये जो डिफरेंस वर्कआउट किया गया है इससे, कंपैरेटिव को रीस्टेट करना है, और फिर आपने नोट्स टू द अकाउंट में रीजन बतानी है कि चेंज की रीजन क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। तो दिस इज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक एग्जांपल है जिसकी वजह। अच्छा, अब मैं यहाँ बात कर रहे हैं, ये कंपनी C has previously used the first in first out method of inventory valuation. They have decided that the weighted average cost method is more appropriate, as that is the standard of the industry which they operate. ज्यादातर एक जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ वेटेड एवरेज होता है। The opening balance of the retained earning इसका ये है 5 million ओपनिंग साल के शुरू में। Retained earning profit for the year following the new accounting policy, ये for the year profit है, for the year, नई पॉलिसी अप्लाई करने के साथ for the year। और if the weighted average cost method had always been used, जो कि होना चाहिए से जब मैथड चेंज किया है, तो retained earning would have been higher by 450,000 at the start of the year, यानी ओपनिंग retained वो आपकी ज्यादा होती है अगर ये मेथड हमेशा से इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये है वो फिगर जिसको हमें एडजस्ट करना है रिटेन्ड अर्निंग में, ये इम्पैक्ट वाली फिगर को करना है। शो हाउ दिस डिस्क्लोजर वुड बी मेड आर रिक्वायर्ड। तो हमें ये करना है, ये स्टेटमेंट पता कौन सी आपकी है, जिस स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी है उसकी जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, आपको याद है कि मैंने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन ये कॉलम दिखाए थे। तो ये कॉलम है रिटेन्ड अर्निंग वाला, जो कॉलम था ये वो कॉलम है ये।
तो ये उसका ओपनिंग बैलेंस है, ये इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो हायर होनी है तो लिहाजा ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी रीस्टेटेड ओपनिंग रिटेन अर्निंग बन गई। तो ये आपका फॉर द प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड हुआ आपका आफ्टर टैक्स, और ये आपकी रिटेन अर्निंग एट द ईयर एंड होगी, राइट। तो अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ना होती तो ये फिगर आती 5 मिलियन, और फिर वही 5 मिलियन जो है उसके अंदर ये 1500 ऐड हो जाता तो फिर फिगर आती। लेकिन क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई है तो उसका आपको बताया गया है, उसका जो इम्पैक्ट है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो लेके आपने रिटेन अर्निंग को ओपनिंग को एडजस्ट करना, राइट। सो दिस इज। अब मैं एक एग्जांपल लाना चाहूँगा ताकि कुछ चीज़ें मैं फर्दर क्लियर कर दूँ। ड्यूरिंग 92 गैमा कंपनी जो है कि उन्होंने वही वही क्वेश्चन है जो पहले वो बोरिंग कॉस्ट को जो है वो एक्सपेंस आउट करते थे, अब उन्होंने उसको कैपिटलाइज करने का सोचा है। नाउ डिसाइडेड टू कैपिटलाइज। जो आप मैं एग्जांपल में कही थी उसी की मैं न्यूमेरिक एग्जांपल लेके आ रहा। गैमा एक्सपेंस बोरिंग कॉस्ट उन्होंने क्या किया है, 91 में इतनी, पिछला साल जो था उसमें 91 तक इतनी की कर दी, और जो पीरियड 91 से पहले थे, 2 थे 3 थे, उसके अंदर टोटल जो इतनी बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है, राइट। यानी ये जो दो मैं कॉलम बताए थे इसमें कंपैरेटिव के अंदर जो है वो 2600 जो है वो एक्सपेंस हुई है, और उससे पिछले सालों में वो ये 91 है कंपैरेटिव में, और ये 92 है फॉर द ईयर। तो 91 से पहले जितने साल हैं उनमें 5200 की कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट हुई है, बोरिंग कॉस्ट। तो हमें डे 1 से करना पड़ता, तो ये जो 7800 है ना, इसे एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए था, इसे कैपिटलाइज होना चाहिए। अब तक जो पीरियड गुजर गए हैं 91 और उससे पहले वाले साल, तो ये फिगर आपको दो दी गई हैं। इसका इम्पैक्ट अभी आप देखेंगे कि हमारी रीस्टेटमेंट पे कैसे आएगा। गैमा अकाउंटिंग पीरियड 92 का रिपोर्ट शो कर रहा है कि उसका जो इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स से पहले उसकी इनकम जो है वो 30,000 है, और इंटरेस्ट जो उन्होंने उस पीरियड का है वो 3,000 है, और इनकम टैक्स जो है वो 8,100 है। Gamma has not yet recognized any depreciation of the power station because it is not in use, तो वो उस पर डिप्रिसिएशन नहीं है। ये पावर प्लांट बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिसके लिए ये उन्होंने लोन लिया है, जिसके ऊपर उसके बोरिंग कॉस्ट आई है। पहले वो एक्सपेंस आउट करते थे, अब उन्होंने 92 में स्टार्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसे एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए, हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, हाइड्रो पावर स्टेशन की कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए। दैट्स व्हाट दे डिसाइडेड। तो अब ये किया तो हम कहेंगे जनाब पीछे भी देखें क्या हो चुका है, वो भी नई पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए, यानी वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए था, वो भी एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए था। तो हमें पता चला कि लास्ट ईयर जो कंपैरेटिव वाला है इसमें 2600 एक्सपेंस हुआ था, उससे पहले 2-3 साल जो हैं उनके पे 5200 इन टोटल एक्सपेंस आउट हो गया था, और करंट एग्जीक्यूशन 30,000 है, और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट एक्सपेंस 3000 है, जो सारे का सारा 92 का है, राइट। तो हमें क्या करना है कि ये हमारे पास है, लास्ट पिछले साल ये हुआ है 18,000 जो उन्होंने दिया है, 2600 जो पिछले साल 91 के अंदर है, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स चार्ज हुआ 30% टैक्स का रेट है, आपको बताया गया है, और ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपकी 20,000 है। इस तरह आपकी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग जो है ये आपके अकाउंट्स में, ये अकाउंट्स बने हुए हैं आपके, जिनको ठीक करना है, इस कंपैरेटिव को हमें ठीक करना है, इसको रीस्टेट करना है, राइट। तो आप देखें मैं रीस्टेट करने लगा हूँ। क्या रीस्टेट करना है कि भाई ये 2600 नहीं आना चाहिए, राइट। तो बस ये 2600 नहीं आया तो आपके ये अकाउंट्स बन गए, ये 1800 नो, एंड दिस इज 1800, उसी पे 18,000 सॉरी, उसी पे आप टैक्स बनेगा, जो टैक्स 30% इसी पे बनेगा, ये आपका प्रॉफिट फॉर द
पीरियड आफ्टर टैक्स बन गया, ये आपके रीस्टेट हो गए अकाउंट, ये देखें रीस्टेट है। क्या 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 है 91 का 18,000, तो 91 का 18 दिया ना है। क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का पार्ट, ये क्वेश्चन है, इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बताया गया, ये क्वेश्चन में बताया गया, राइट। दिस इज अ क्वेश्चन पार्ट। आपने इसको कन्वर्ट करके ये बना दिया, ये वाला रीस्टेट कर दिया। फर्क क्या पड़ा है, यहाँ पे नील कर दिया आपने, इंटरेस्ट नील कर दिया, बस ये आपने किया, रीस्टेट हो गया। ये करंट ईयर के अकाउंट्स भी 30,000, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, और ये 30, इस पे 30%, और ये करंट ईयर के अकाउंट। ये इनकम स्टेटमेंट की हद तक ये आपके रीस्टेट हो गया। 92 नई पॉलिसी के मुताबिक बना, और 91 रीस्टेट। रीस्टेट क्या हुआ है, ये वाला सर, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, एक्सपेंस नहीं करना। ये अब उस कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, एसेट की वैल्यू में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो बिल्कुल इन्होंने गए हैं, वो मैंने मेन अकाउंट जो का है, तो मेन अकाउंट में ये गए हैं कि वहाँ हाइड्रो का जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर प्लांट मशीनरी आ रहा होगा, ये 2600 उसका पार्ट है पिछले सालों, राइट। पिछले साल रीस्टेट हो गए, बैलेंस शीट भी रीस्टेट हो गई उससे, जो कि बैलेंस शीट को मैं यहाँ डील नहीं कर रहा, बैलेंस शीट वहाँ ठीक हो जाएगी, दूसरा इम्पैक्ट यहाँ 2600 जो है वो एडजस्ट हो। ओके, तो ये है रीस्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब रिटेन्ड अर्निंग की रीस्टेटमेंट की बात करने लगा। रिटेन्ड अर्निंग, ये है रिटेन्ड अर्निंग। ये देखें, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आपकी रिटेन्ड अर्निंग 20,000 है ओपनिंग, इसे भी ठीक होना है। इसे क्या ठीक होना है कि इसके अंदर 5200 जो है ना पिछले सालों का एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है, ठीक है, इसे भी ठीक होना है, राइट। तो हम इसमें आए ये तो 5200 का 70%, 5200 तो बिफोर टैक्स है ना, इसका 70% आप लें तो ये आ जाता है आफ्टर टैक्स। तो रिटेन्ड अर्निंग आपकी रीस्टेट हो गई, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग रीस्टेट हो गई। कंपैरेटिव की बात हो रही है, ये आपका 1600 ऑलरेडी पिछले पेज से आ रहा है, जो लास्ट पेज पे हमने ये कहा है 1206, ये वहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बन गई, जो यहाँ पे आ गई, ये रीस्टेट हो गई। और ये 2100 तो ऑलरेडी आपका पिछले पेज से आ रहा है, ये जो हमने प्रॉफिट ये कहा है कि नेट प्रॉफिट, ये तो ये आपकी रिटेन्ड, बेसिकली ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट है, ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, ये उसका ओपनिंग बैलेंस, ये उसमें एडजस्टमेंट आ गई, और ये एडजस्ट फिगर बन गई, ये फर्दर ईयर प्रॉफिट आ गया, जो करेक्टेड फिगर प्रॉफिट है, ये आपकी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बन गई, जो इस कॉलम की आप ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बन। तो ये है प्रॉपर वे कि आपने कंपैरेटिव को रीस्टेट करना है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को एडजस्ट करना है, ओके। तो ये आपका, अगर मैं कंपैरेटिव ना बना रहा होता ना, ये कंपैरेटिव ना बना रहा होता, तो मैं यहीं पे इस रिटेन्ड अर्निंग को यहीं रीस्टेट कर देता, सारे के सारे यहाँ पे रीस्टेट, जैसे पहले वो इन्वेंट्री के केस में किया। लेकिन ये प्रॉपर अकाउंट्स बनने हैं, तो जहां जहां वो लिंक है वहां उसमें आपने कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपकी करेक्शन ऑफ एरर जो है, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो इन द सेम वे। मैं वैसे एडवांस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि करेक्शन ऑफ एरर पे हमने जाना है, तो यही काम हमने वहां भी करना है। उसके लिए भी सेम प्रिंसिपल है कि रिटेन्ड अर्निंग को स्ट्रेट करो, कंपैरेटिव को रीस्ट्रेट करो, रीजन ऑफ जो है उसके बताओ कि आपने करेक्शन कैसे की है, उसका मैकेनिज्म बताओ। yeah. Okay, any question from anyone from the
joining who have joined us from at Zoom. कोई क्वेश्चन है आपका किसी का? पिछले सालों में क्या हुआ है, 2600 लास्ट ईयर हमने एक्सपेंस आउट की थी, 5200 उससे पहले वाले सालों में की हुई थी, तो लिहाजा 2600 है, उसकी करेक्शन लास्ट ईयर के जो कंपैरेटिव अकाउंट्स है उसके अंदर करती। हमने पिछले साल बोरिंग कॉस्ट नहीं ली, जब काउंट ठीक किए बोरिंग कॉस्ट नहीं ली उसमें, और जो उससे पहले वाली 5200 है उसको ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते, क्योंकि पीछे से ओपनिंग रिटेन अर्निंग आई हुई है हमारे पास। 91 के अकाउंट तो हमारे सामने है, 91 से पहले वाले की ओपनिंग रिटेन अर्निंग, तो उसका इफेक्ट नेट ऑफ टैक्स जो है वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में चला, राइट। तो ये एक दोबारा हम रिविजिट करेंगे इसको जब मैं चेंज इन करेक्शन ऑफ एरर करूंगा, राइट। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से ये है कि इस क्वेश्चन को कीजिएगा, हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए तो नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊंगा तो आपसे इसको डिस्कस कर लूंगा, ताकि आप अपनी एफर्ट कर चुके होंगे, रियल प्रॉब्लम सामने आ चुका होगा, तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, डिस्क्लोजर ये हैं कि ये स्टैंडर्ड ने ये डिस्क्लोजर कहे हैं, ये डिस्क्लोजर नॉर्मली मुझे कोई क्वेश्चन हार्डली नजर आया जिसमें डिस्क्लोजर का वो आपसे पूछेगा, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर क्वेश्चन होगा तो एक डिस्क्लोजर की लिस्ट देगा, उसके अंदर एक आधी चीज आउटफॉल डालेगा और कहेगा व्हाट इज नॉट द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, तो आपने उसे आइडेंटिफाई कर देना है कि सी जो है वो नहीं है, अदरवाइज डिस्क्लोजर जो है वो फुल अकाउंट्स में नहीं मांगे जाते। यानी ये आपने बताना है कि कौन सा टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन जिसकी वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी हमें चेंज करनी पड़ रही, नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, क्या चेंज किया आपने। जैसे इस केस में मैं एग्जांपल दूं, हमने बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस करने की बजाय कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, ये है नेचर। फॉर द करंट पीरियड एंड ईच पीरियड प्रेजेंटेड, यानी हमारे पास दो पीरियड हैं, एक 92 करंट पीरियड है, 91 प्रेजेंटेड है, तो उसने बताया कि इसमें कितना इम्पैक्ट आया, इसमें 3000 का नहीं कैपिटलाइज किया, इसमें 2.620 नहीं किया, ये हो गया। फॉर द करंट पीरियड 92 एंड ईच पीरियड प्रेजेंटेड, तो आपने पूछा ना प्रेजेंटेड, मैंने कहा पाकिस्तान में एक ही होता है, तो ईच पीरियड प्रेजेंटेड मीन 91। टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकल द अमाउंट 3000 पहले वाले केस में, 2600 दूसरे वाले केस में, और लाइन आइटम अफेक्टेड, बोरिंग कॉस्ट जो है वो नहीं आई, उसके बजाय नॉन करंट एसेट कैपिटलाइज हो, ये आपने शो करना है। द अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड, ये 5200 की बात कर रहा है, 5200 से रिलेटेड नेट ऑफ टैक्स जो फिगर है उसकी बात कर रहा है, जो आपको नजर आ रहा है, ये उसकी अमाउंट की बात कर रहा है। तो उसने कहा इफ रेट्रोस्पेक्टिव, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नॉट प्रैक्टिकल, फिर आप एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि फिर आपने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, आगे अप्लाई करना है, पीछे नहीं जाना। फिर 3000 से आगे बढ़, 3000 को हमने कैपिटलाइज कर दिया, बस पीछे पता ही नहीं हमें कितना इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता 91 से कितनी है, उससे पहले कितनी है, तो फिर आप प्रोस्पेक्टिवली करेंगे, तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगी। ये जो आपको मैंने बताया कंपैरेटिव को चेंज करना है, अपने ट्रेंड को चेंज करना है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, इसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ओके, अब आपका चेंज इन एस्टिमेट है, हम बहुत से एस्टिमेट करते हैं जिनमें अगले पीरियड्स में चेंज आ जाती है। अच्छा, उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसको प्रोस्पेक्टिवली करना है, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना। अकाउंटिंग एस्टिमेट की चेंज हमेशा नाउ एंड ऑनवर्ड है, बैक नहीं जाना, ठीक है। और कहाँ इसको चार्ज, कहाँ इसको इफेक्ट देना है, पीरियड ऑफ चेंज में। इफ क्या कंडीशन क्या है, इफ चेंज अफेक्ट द पीरियड ओनली, जैसे बैड डेट की प्रोविजन होती है, जैसे फेयर वैल्यू चेंज इन फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज आ जाए, इन्वेंट्री को राइट डाउन कर दें, बैड इन्वेंट्री आप कहते हैं इसको राइट डाउन करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ठीक नहीं पहले आ रही, तो ये हैं जो एस्टिमेट्स हैं जो पीरियड को अफेक्ट करते हैं। और कुछ एस्टिमेट्स की चेंज होती है वो फ्यूचर पीरियड को और करंट पीरियड को अफेक्ट करते हैं, जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट जो है उसमें चेंज आ जाए, मतलब 10 साल थी
रिमेनिंग 10 साल की, ये 7 रह गए। 7 आपने कहा नहीं 10 नहीं चलेगा जी, ऐसा 7 साल चलेगा, ये एस्टिमेट था आपका, 10 साल और चलेगा। अब इस साल आपने कहा नहीं, बिकॉज ऑफ these things ये 7 साल चलेगा। अब ये जो है, ये करंट ईयर की डिप्रिसिएशन को भी इफेक्ट करेगा और आने वाले पीरियड की डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करेगा, वरना पहले 10 साल की बेस पे होनी थी। नाउ इट विल बी ऑन बेसिस ऑफ 7 करंट ईयर एंड फ्यूचर। तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है करंट में भी आना चाहिए, फ्यूचर में भी आना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट है। अच्छा, कई दफा आपका क्या होता है कि चेंज जो है ना, वो सिर्फ बैलेंस शीट रिलेटेड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस इम्पैक्ट होता ही नहीं है। मैं एग्जांपल देने लगा हूं आपको, जैसे आपकी रिवैल्यूएशन की फिगर चेंज हो जाए, 10,000 से रिवैल्यू नहीं करना था, 6 से करना था, तो इस रिवैल्यूएशन, और ये जमीन की रिवैल्यूएशन है, लैंड की, आपको पता लैंड डिप्रिशिएट नहीं होती, तो आपने 10,000 किया हुआ था, पता चला 6 करना था, तो हमने 4,000 जो रिड्यूस करना है, तो दोनों चीजें बैलेंस में रिड्यूस हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिड्यूस हो गया, और दूसरी तरफ आपकी एसेट रिड्यूस हो। ऐसे भी हो सकती है कि एस्टिमेट में चेंज आए जिसका ताल्लुक सिर्फ बैलेंस शीट से है। ज्यादातर चेंजेस का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिए हैं, बैड डेट्स है, फेयर वैल्यू चेंज इन फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो फेयर वैल्यू चेंज आती है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जब बात करेंगे हम, इस तरह इन्वेंट्री राइट डाउन है कि आपने इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, राइट, तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा और इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा, दोनों में आएगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि कई दफा आपकी ऐसा एसेट है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस से ताल्लुक ही नहीं होता, जैसे लैंड है, उसी रिवैल्यूएशन में अगर चेंज आएगी तो बैलेंस शीट इम्पैक्ट सब रखती है, तो आपने ठीक तो करना है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द चेंज इन एस्टिमेट पे आप उसको चेंज नहीं करते, उसको प्रोस्पेक्टिव लेते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लेके जाते। नो नीड टू रीस्टेट द ओपनिंग बैलेंस, नो नीड टू अप्लाई द चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली, आपने करंट ईयर और फ्यूचर के अंदर उसकी चेंज आ जाएगी। ओके, ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है इसके, ये एस्टिमेट की चेंज, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्या चेंज आई है और उसकी अमाउंट क्या बनती है, राइट। और इसके अलावा जो है, इफ द अमाउंट इज नॉट वर्केबल, प्रैक्टिकल नहीं है उसको डिस्क्लोज करना, प्रैक्टिकल नहीं है तो आप ये अमाउंट ये डिस्क्लोज कर दें कि इम्पैक्ट जो है वो वर्कआउट नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकल नहीं है कि हम उसको डिस्क्लोज करें। नहीं, बुलेट नंबर 1 को अप्लाई नहीं किया जा सकता अगर इम्प्रैक्टिकल हो। इम्प्रैक्टिकल होता है कि बाय यूजिंग ऑल मीन्स एंड रिसोर्सेज स्टिल यू आर अनएबल टू एक्यूरेटली कैलकुलेट समथिंग, उसको हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो दिस इज अ चेंज इन एस्टिमेट, यू डोंट हैव टू गो बैक, नए एस्टिमेट से आगे चलना। जैसे एग्जांपल मैंने दे दी, लाइफ ऑफ एसेट चेंज हो गई, राइट, 10 साल की बजाय रिमेनिंग 6 साल रहेगी, तो आपने इन 6 साल को बेस बना, करंट ईयर की डिप्रिसिएशन, फ्यूचर ईयर्स की डिप्रिसिएशन, इस पे पिछले अकाउंट्स को आप टच ही नहीं कर सकते। ओके, अब करेक्शन ऑफ एरर जो है, एरर जो है डिस्कवर हुई है करंट पीरियड में, ताल्लुक इसका है प्रायर पीरियड के साथ, रिलेट करती है प्रायर पीरियड से। ये मैथमेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, ये मिस्टेक इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी भी हो सकती है, ये आपकी ओवरलुक भी हो सकती है, ये कोई फ्रॉड भी हुआ हो सकता है जो अभी पता चला आपको, इन्वेंट्री चोरी हो गई हुई है, आपको पता ही नहीं था, पता चला, करेक्शन करनी है उसकी। तो दीज आर द गुड एग्जांपल कि ये एरर क्या है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, रीस्टेट दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट लायबिलिटी इक्विटी जो भी है जैसे पहले कहा है, और कंपैरेटिव को आप चेंज करें। तो इक्विटी में रिटेन अर्निंग भी है जैसे अब बात की थी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो ये बात। ओके, तो इसको आपने जिस तरह चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पूरा का पूरा इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेट्स सी एग्जांपल, जो वर्कबुक है पहले मैं उसकी बात करता हूँ। Shortly after 31st December 20X year end, the law company discovered fundamental error in the last year accounts, जो है, which meant the operating expense of
1.328 million has completely been omitted from the prior year accounts, owing to mistake by new senior accountant. उसने उसको कंसिडर ही नहीं किया, बुक ही नहीं किया. The profit after tax was this much, and retained earning as published account was this much. ये आपका 25 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये 25 का है. एरर 24 में हुई है या 20x4 में हुई है एरर. और वो एरर कितनी है? जो एक्सपेंस अमाउंट है वो 1,131,328,000 की एरर है. और आपकी ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपको बताया गया है कि वो 3.73 मिलियन 3.763 मिलियन है. तो दिस इज व्हाट इज देयर. कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह पे नहीं किया, दे आर नॉट इन ए पोजिशन. तो इसको अगर हमने देखना हो जैसे पहले साल कि ये आपका बैलेंस है ओपनिंग रिटेन अर्निंग का, जो क्वेश्चन में आपको बताया गया, और ये उसका एक्सपेंस है जो अकाउंट पर नहीं हुआ था. अकाउंट पर होगा तो रिटेन अर्निंग रिड्यूस हो जाएगी और एक्सपेंस बुकेंगे, तो ये आपकी रीस्टेटेड रिटेन अर्निंग बनती है. और डिविडेंड कोई नहीं है, वरना डिविडेंड की फिगर यहाँ आ जाती कोई होती तो. और ये आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर है, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है आफ्टर टैक्स, ये वो है. ये आपकी बैलेंस एट द ईयर एंड आ गया. तो बेसिकली जितनी भी ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर की करेक्शन होती है, उसका इम्पैक्ट इस तरह ओपनिंग रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करके आता है. ये क्या है? ये रिटेन अर्निंग का कॉलम है आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, रिटेन अर्निंग वाला कॉलम है. तो हमेशा ये फिगर यहाँ पे इफेक्ट करेगी आप. ये नेट ऑफ टैक्स होगी, जब भी होगी ये नेट ऑफ टैक्स होगी, ग्रॉस नहीं होगी, ये नेट ऑफ टैक्स होगी. अगर टैक्स का मामला लेके आएगा, मुझे आपकी वर्कबुक में नजर नहीं आया, मेरी एग्जाम्पल में मौजूद है लेकिन वर्कबुक में मुझे नजर नहीं आया. ठीक है, तो ये है आपका करेक्शन ऑफ एरर हो गया. आप देखें इसमें और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं. जिस तरह चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई थी वैसे ही दोनों सेम वे से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो ऊपर वाले कैलकुलेशन से डिवाइड होता है. तो सबसे लास्ट का ये बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये करंट ईयर का डलने के बाद ये ईयर एंड के स्टार्ट पे है जो फिगर है जिसको आपने रीस्टेट किया, और ये आपको फॉर द ईयर का पीरियड है ये वाला. तो डिविडेंड भी होता है, ये प्रॉफिट ये फॉर द ईयर है, ये आपका एंड बैलेंस है. ओके राइट. तो ये मेरा उसी तरह एक क्वेश्चन आ गया. राइट, ताकि आपको मैं पूरी पिक्चर देना चाह रहा हूं. तो इसमें ये हुआ है कि एक कंपनी है जिसकी इन्वेंट्री पहले सेल हो चुकी है, लेकिन वह गलती से अभी तक उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल बुक नहीं की, वो उसको अपनी इन्वेंट्री में ला रहे हैं. और इसकी पोजीशन ये है कि ये पिछले साल से ताल्लुक है 2500 का, उससे पहले वाले सालों में 2 साल हैं, 3 साल हैं, 4000 है, टोटल मिलके 6500 बनता है. ये उसी तरह जिस तरह आपका वो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट में मैंने एनालिसिस दिया था 2600 और 5200, ये वैसे ही है. ओके, अब आपके पास ये अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स हैं 91 के. ये ओके, बीटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर 92 कहता है कि 104,000 की सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 86,500, जिसमें वो एरर भी इंक्लूड है, यानी इन्वेंट्री आ रही है उसके अंदर. तो इनकम टैक्स इतना है पिछले साल का, और बीटा रिपोर्टेड 91 के अंदर कि उनकी सेल इतनी है, कॉस्ट ऑफ सेल ये है, प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटी ये है, इनकम टैक्स ये है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग है. अब देखें ये आपका लास्ट ईयर है, इसमें होना क्या चाहिए? सोचें, मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए, रीस्टेट कैसे होगा, ये कैसे रीस्टेट होगा? पिछला पीरियड है 91, इससे करेक्ट होना है, इससे करेक्ट होना है.
वाली 6500 है नहीं, 2500 का ताल्लुक इस साल से, 91 से ताल्लुक है 2500 का, 2500 यहाँ ठीक होना है, ठीक है। और नहीं 4000 ने जहाँ ठीक होना है। उन्होंने कहा है कि सोल्ड ड्यूरिंग 91, 90 एंड 91, 90 के अंदर जो है 2500 है और 91 में 4000 सर, ये दोनों ही हम करेंगे। है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इफेक्ट 4000 का। 91 की है तो 91 में की वो 2500 जो वो कह रहे हैं वो एरर में शामिल है। 2500 90 का है। 90 का है, यस। एरर कहाँ हुई है कितनी हुई है, किस पीरियड में हुई है? 91 में 4000 की हुई है और 90 में जो हुई है वो 2500 की हुई है ठीक है। 2500 ने जहाँ ठीक होना है ओपनिंग रिटेंडर। सर मतलब ये हुआ कि 90 वाली 91 में हम ठीक कर रहे हैं और 91 वाली जो है 91 वाली 91 में ठीक करेंगे, उससे पहले वाली ओपनिंग में ठीक करेंगे। यही आपने उसमें बोरिंग कॉस्ट में किया, ठीक है। ये देखें अब आपके पास है ये आपके अकाउंट, ये रिस्टेट हो गया, ये रिस्टेट हो गया। फर्क कहाँ पड़ा, सिर्फ यहाँ फर्क है 4000 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई क्योंकि सेल इस पीरियड में आई है, कॉस्ट ऑफ सेल इस पीरियड में आनी चाहिए। बाकी ये तो टैक्स इम्पैक्ट है, ये 16,000। जी मैंने ये बात कही है कि मैंने 2 एग्जांपल डाली हैं क्योंकि बेसिकली आईएएस आपको कह रहा था कि आपने कंपैरेटिव को रीस्टेट करना है, आपने ओपनिंग रिटेन अर्निंग को ठीक करना है, ठीक है। आपकी वर्कबुक में ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं थी, कोई एग्जांपल नहीं थी, तो ये 2 एग्जांपल मैंने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में और करेक्शन ऑफ एरर इन दोनों में डाली हैं। अब उसकी रिजल्ट में ये एग्जांपल आ गई जिसमें सारा कुछ क्लियर हो गया कि आपने जो पिछले पीरियड को रीस्टेट करना है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में करना है, उससे पिछले वाले पीरियड को आपने ओपनिंग रिटेन अर्निंग में करना है। तो मैंने कहा है कि इस एग्जांपल्स को आप लोगों ने दोनों को एक ही जैसी ट्रीटमेंट है दोनों में, इनको देख लेना है अच्छी तरह। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके वर्क होने के बाद आई विल बी एबल टू सी कि आपका रियल प्रॉब्लम कहाँ है तो बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कहा था जब आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो इस पर जरा वर्क कर लीजिएगा। छोटी छोटी 2 एग्जांपल्स हैं और आधा होगा कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग को कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है, और उसको कैसे एडजस्ट करना है। ये देखें करंट ईयर में भी ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपकी एडजस्ट होके आ गई है, ये बात ये रजिस्ट्रेट होगी ना, तो यही आ गई। ओके, तो इस एग्जाम्पल को जरा देख लीजिएगा, दोनों एक जैसी हैं, एक ही ट्रीटमेंट है। ओके, कोई दोनों में फर्क नहीं है ट्रीटमेंट में। अच्छा, ये इम्प्रैक्टिकल हो अगर तो कहा गया था कि अगर कोई चीज करनी इम्प्रैक्टिकल हो तो फिर आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करते, फिर आप प्रोस्पेक्टिवली जाते हैं। As you can imagine, the process of making retrospective change to the accounts can be extremely complex, particularly as आपने देखा है, if the event and transactions are being adjusted happened several years ago. मसलन जो नई पॉलिसी है पिछले साल जाएं तो 6-7 साल इफेक्ट होते हैं। तो सही तो तरीका तो ये है कि सारों का इम्पैक्ट हमने ठीक करना है, लास्ट ईयर का यहाँ करना है, इन सब का मिला के जिस तरह 52 अंडर हुआ है उसका करना है। आम नहीं हो सकता है कि ये सारों का हमें बैलेंस पता ना चल सके, तो वो फिर उन्होंने कहा कि ओके आप उस हद तक पीछे जाएं जिस हद तक पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है। उससे ज्यादा 7 साल जाने की जरूरत नहीं है, 2 साल जा सकते हैं बस बड़े आराम से बगैर किसी अनसर्टेनिटी के, तो 2 साल चले जाएं। तो ये कहा है इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ द चेंज द एंटी शैल अप्लाई द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी
to carrying amount of the asset liability as the beginning of the earliest period for which the retrospective application can be practical. जैसे मैंने कहा 7 साल जाना है, तो आप कह रहे हैं 7 साल की फिगर डिक आउट करना मुश्किल है, मैं सिर्फ लास्ट ईयर तक जा सकता हूँ, तो फिर सिर्फ लास्ट ईयर को ठीक कर लें, उससे पहले वाले इम्प्रूव ना करें, वो इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि आईएएस ऐसा नहीं चाहता कि आप कोई गैस वर्क करें। आईएएस चाहता है जो काम हो प्रिसाइज हो। तो देखें ना, हमारे पास था कि एक लास्ट ईयर, एक उससे भी 6 साल पहले। हम कहते हैं 6 साल पहले वाली फिगर कितनी थी, डिग आउट करना प्रैक्टिकल नहीं है। और भाई पिछला साल तो करो ना, फिर ये पिछले साल से साल। अगर आप कहेंगे नहीं पिछला साल भी वर्कआउट नहीं हो सकता, तो भी करंट ईयर से नहीं पॉलिसी लगा दो, ये भी अलाउ है, राइट। तो अगर बिल्कुल पीछे नहीं जा सकते, तो फिर ओपनिंग स्टेटमेंट पिछले साल को भी रीस्टेट करने की जरूरत नहीं। तो आप, ये तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, आपको तो एग्जाम में बताया होगा कि ये फिगरें हैं इस पिछले साल की, ये उससे भी पिछले साल की हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बता रहे हैं कि रियल लाइफ में बाज़ दफा आप बिल्कुल पीछे नहीं जा सकते, तो ना जाए। आप सिर्फ 1 साल जा सकते हैं, तो 1 साल जाओ, दैट्स द पॉइंट। ओके, तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एडजस्टेड फॉर द अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकल, तो फिर उस पीरियड की करो जिस पे आप जा सकते हो। जब पाकिस्तान में तो है ही पिछला साल, यूके में भी पिछला साल, मैक्सिमम कंपैरेटिव होते 2 साल के। okay? तो ये डिस्क्लोजर है ये एरर के क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ प्रायर ईयर एरर क्या थी आपकी। जैसे आपने देखा कि इन्वेंट्री सेल हो गई हुई थी, लेकिन हम फिर भी उसको इन्वेंट्री में ले रहे थे, या उससे पहले था कि एक एक्सपेंस टोटली मिस आउट कर देते सीनियर अकाउंटेंट ने, ये उसकी नेचर है। ईच पीरियड प्रेजेंटेड, यानी टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकल, द अमाउंट करेक्शन ऑफ ईच फाइनेंशियल लाइन अफेक्टेड। जी जी, ब्रेक इसके बाद मैं ये खत्म हो रहा है ना, इसके बाद ब्रेक कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, नमाज की ब्रेक इसके बाद, ठीक है। ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, उसका इफेक्ट है। तो आपके पास अभी था कि पिछले साल 4000 है, उससे पहले 2500 का इफेक्ट है, ये पता है। द अमाउंट ऑफ करेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड, प्रायर पीरियड, अगर उनसे ये इनका ताल्लुक है, ये इनका ताल्लुक है प्रायर पीरियड से पहले वालों का, ये प्रायर पीरियड का जो प्रेजेंट किया है उसका है 4000, और ये 2500 का ताल्लुक उनसे भी पहले वाले सालों का है, 1 हो, 2, 3, 4 हो। अगर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट नहीं हो सकती, तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक्सप्लेन कर दें, डिस्क्रिप्शन दे दें कि फिर एरर को आपने कैसे करेक्ट किया है, अगर इम्प्रैक्टिकल था पीछे जाना। ओके, तो दिस इज वेयर वी स्टॉप। नहीं, 1 मिनट, ये पढ़ के तो बता दें कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग will not require a retrospective adjustment in the financial statement according to IAS 8। किस पे हमें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाना, पिछले सालों को इफेक्ट नहीं करना इन 4 स्टेटमेंट में। एक है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ है, उसके रिजल्ट में इफेक्ट आ रहा है। एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। एक फ्रॉड डिस्कवर्ड विच हैज इम्पैक्टेड सेवरल ईयर रिजल्ट। एक है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। तो एस्टीमेट इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों में आपने रेट्रोस्पेक्टिव जाना है। ओके, नहीं, जब भी स्टैंडर्ड इशू होगा आपने नए स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो पुरानी चीजों को ठीक करना सब जी, ठीक है। ये तीनों चीजों में रेट्रोस्पेक्टिव है। ये हमने 3 चीजें की हैं IAS 8 में, हमने 3 चीजें की हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड करेक्शन ऑफ एरर। 3 चीजें हमने की। अब इसमें जो 3 चीजें की हैं, इसमें जो चेंज इन एस्टीमेट है, वो तो आपने बैकवर्ड नहीं जाना, ना रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करना है, ना पिछले अकाउंट्स को रीस्टेट करना है। आपने नए एस्टीमेट के मुताबिक करंट और फ्यूचर को डील करना है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और करेक्शन ऑफ एरर की एक ही तरह की ट्रीटमेंट है। वो ये है कि आपने ओपनिंग अपने रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करना है
इसके इम्पैक्ट से, और प्रीवियस पीरियड के जो अकाउंट्स हैं उनको रजिस्ट्रेट करना है, और बाकी रीजन वगैरह बतानी कि क्यों चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही है और क्यों एरर हो रही है। इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज में और एरर करेक्शन में हमने वर्कबुक से किए हैं। एक क्वेश्चन जो ब्लू स्लाइड में है या आपके पास सॉफ्ट कॉपी आई हुई है, वो 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी आज किए भी हैं उसको जरा देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपको उसकी समझ आ जाए, और कोई पॉइंट आपका होगा तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ तो आई विल टेक इट अप। तो अब मैं आगे आज की लेक्चर में चलना चाह रहा हूँ। IAS 16 जो है, दैट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी भी आप पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कर चुके हुए हैं, लेकिन वहाँ पे IPSAS का नंबर डिफरेंट था, यहाँ इसका नंबर 16 है। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो होते हैं, वी होल्ड देम फॉर यूज इन प्रोडक्शन, इसी तरह सप्लाई में, और यानी सेलिंग में, सप्लाई सेलिंग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। बेसिकली 3 एरिया में इनका यूज आता है। एक कॉस्ट ऑफ सेल में, जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, एक एडमिन में, एक डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो जब भी आप चूंकि यूज इनको डिफरेंट टाइप्स के लिए कर रहे होते हैं, तो इसलिए डिप्रिसिएशन भी डिफरेंट टाइप्स में बुक होती है, राइट। प्लांट और मशीनरी की, जैसे फैक्ट्री वाले की कॉस्ट ऑफ सेल में बुक होगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में यूज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में एसेट्स जो होते हैं उनका, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। सो एक्सपेक्टेड यूज ड्यूरिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ये एसेट जो होते हैं लॉन्ग लाइफ होते हैं, एक से ज़्यादा पीरियड में वो यूज देम। और इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये है कि हमने इनको कब रिकॉग्नाइज करना है बैलेंस शीट में। 2 चीज़ें देखती हैं, एक तो प्रोबेबल है कि इनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अराइज होंगे, और दूसरा यह है कि इसकी कॉस्ट या वैल्यू को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो ये आपको कल जो वो कराएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे IAS के अंदर भी कवर्ड है, ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो होता है उसके अंदर भी कवर्ड है। तो 2 चीज़ें, प्रोबेबल मैंने अंडरलाइन किया है, और वैल्यू और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती हो, तो फिर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर इसमें से एक चीज़ भी मिसिंग हो, एंड है, दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, तो एक भी मिसिंग हो तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो दिस इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और इनिशियली इसको रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट के ऊपर। पहली दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग कॉस्ट के ऊपर की जाती है। कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट में परचेज प्राइस लेस एनी डिस्काउंट जो मिला है, इस तरह नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो उस पर स्पेंड होती हैं, या सेल टैक्स वगैरह, परचेज टैक्स वगैरह जो है, वो एसेट के ऊपर आपने जो पे किया है, दैट्स पार्ट ऑफ द एसेट। और ऐसी कॉस्ट जो कि एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, या उसकी करंट लोकेशन पे लाने के लिए जो इंकर्ड होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, वो कैपिटलाइज हो जाती है। उसकी जो फिक्सिंग होती है, उसको जो इंस्टॉल किया जाता है, उसकी कॉस्ट भी जो है वो ब्रिंगिंग टू वर्किंग कंडीशन होती है, दैट इज ऑल्सो कैपिटलाइज। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको रेस्टोरेशन कॉस्ट कहते हैं, कि हम एसेट को कहीं पे इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद एंड पे उस साइट को रिस्टोर करना होता है, उस पर कुछ कॉस्ट आती है। जैसे लेट्स से 2 मिलियन की कॉस्ट आएगी रिस्टोर करने की, तो इस 2 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, हो सकता है 20 साल बाद आया नहीं हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इसको भी हम डबल एंट्री प्रोविजन, रेस्टोरेशन कॉस्ट की प्रोविजन बुक कर लेते हैं, और साथ नॉन करंट एसेट के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, जिसको कहते हैं रेस्टोरेशन कॉस्ट। फिर वो शामिल होने के बाद फिर उसको डिप्रिशिएट किया जाता है, यानी इन सारी कॉस्ट को इकट्ठे करके कैपिटलाइज हो जाती हैं, फिर उसको डिप्रिशिएट किया जाता है, दैट्स डिप्रिशिएबल। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि कॉस्ट में क्या कुछ आता है। और रेस्टोरेशन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, एग्जांपल दी आपको, प्रेजेंट वैल्यू उसकी वर्कआउट करके
उसकी प्रोविजन बुक करनी है, साथ ही डबल एंट्री के तौर पे नॉन करंट एसेट बुक करना है। ओके, डिप्रिसिएशन जो है ये इसलिए चार्ज की जाती है कि हर पीरियड में इस एसेट की यूज से ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन करती है या सेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेल करती है, तो इन एसेट को यूज करके करती है। तो लिहाजा इस पीरियड को इकोनॉमिक बेनिफिट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो एसेट के इस्तेमाल से हुए हैं, तो लिहाजा एसेट को डिप्रिशिएट किया जाता है, जिससे मैचिंग हो जाती है कॉस्ट की और बेनिफिट्स की, रेवेन्यू की मैचिंग हो जाती है। अगर हमने रेवेन्यू अर्न किया एक पीरियड में, उसके यूज का जो एसेट का डिप्रिसिएशन है वो भी डालेंगे तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो मैचिंग करते हैं ताकि प्रॉपर प्रॉफिट निकल आए। और इसलिए डिप्रिसिएशन का जो मेथड होता है वो वही होता है कि जिस पैटर्न से एसेट जो है इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो उसके एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम किए जा रहे होते हैं बाय यूज। तो इसलिए मेथड जो होता है ना, इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न विच द एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 पॉइंट इसके ऊपर आपके हैं इस स्लाइड पे। ओके, कहीं भी क्वेश्चन हुआ तो जूम में मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा, किसी पॉइंट को फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी, वरना चूंकि ये चीज़ें हमने की हुई हैं तो इससे गुड रिमाइंडर, और कुछ चीज़ नहीं आएगी तो मैं उसको एम्फोसिस भी दूंगा। अच्छा, मेथड 2 हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये भी आप लोगों ने पहले किए हुए हैं। तो जो भी मेथड लेना है उसको आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, अनलेस के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं और हमें फिर दूसरा मेथड लाना पड़े, तो अदरवाइज कंसिस्टेंटली मेथड को यूज करना है। ओके, तो डिप्रिसिएशन को डिफाइन जहाँ किया गया है, डिप्रिसिएशन क्या है मैं ऑलरेडी कह दिया है। मेरा एक प्रेसिडेंट आई कैप का फोन मिस हो रहा था। मैं हेलो जी फारूक सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। नहीं, प्रोग्रेशन रूल अंडर द न्यू की बात हो रही। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ, हमने तो डिसाइड कर दिया था कि 2% एक्स्ट्रा दे दी थी लोगों को हमने। हाँ जी। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, तो मतलब है क्या, तो पूरी डेपोजिट और उसके लिए दिया हुआ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं इस बात से पहले बात करता हूँ क्या लगता है मुझे, क्या है। थैंक यू। अच्छा, तो यूजफुल लाइफ ये डिफाइन किया गया डिप्रिसिएशन को कि ये बेनिफिट जो एसेट के हम कंज्यूम करते हैं ईयर बाय ईयर, पीरियड बाय पीरियड, उसको चार्ज करते हैं, जो उसकी वजह से चार्ज करते हैं, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। एक यूजफुल लाइफ है एसेट की, जिसके एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी, ये यूजफुल लाइफ होती है। और रेजिडुअल वैल्यू है कि एंड पे, एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जिस पे एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आउट, उसको हम एस्टिमेटेड, उसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो ऑल एसेट विद फाइनाइट लाइफ, जिसकी लिमिटेड लाइफ होती है, उसे डिप्रिशिएट होना चाहिए। और जो एसेट की डेफिनेट इनडेफिनेट लाइफ होती है, जैसे लैंड, दे नॉट नीड टू बी डिप्रिशिएटेड, तो वो डिप्रिशिएट नहीं किए जाते। तो let's look at an example. Company acquired an asset for 500,000. Useful life is 5 years, or residual value is 50,000. So we need to calculate the depreciation for year 1 and year 2, assuming that is a straight line method. अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप कॉस्ट लेते हैं, उसमें से फिर रेजिडुअल वैल्यू लेस करते हैं, जो बाकी फिगर आती है उसको कहते हैं डिप्रिशिएबल अमाउंट। इसको फिर हम डिप्रिशिएट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ। ठीक है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू को बिल्कुल कोई कंसिडरेशन नहीं देते, स्ट्रेट में जो कॉस्ट होती है उसको पर एनम जो है हम डिप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। रेजिडुअल वैल्यू तो एंड पे आनी होती है, तो लिहाजा ये
कॉस्ट बेस होती है या वैल्यू बेस होती है डिप्रिसिएशन जो है ना रिड्यूसिंग बैलेंस में। ओके, तो लेट्स वर्कआउट। ये अब आपको स्ट्रेट लाइन करना है, तो ये हमने रेजिडुअल वैल्यू लेस की, कॉस्ट में थे, डिवाइडेड बाय 5 किया। ईच ईयर वी विल हैव 90,000 की डिप्रिसिएशन। तो उसकी जो एंट्री बनेगी वो अब हम अकाउंट से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा 90,000 और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी बाय 90,000। हर साल 5 साल तक ये काम चलता रहेगा। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज कि ये 90,000 कहाँ जाएगा, ये वाला। ओके, तो हम देखेंगे इसकी नेचर ऑफ एसेट क्या है। अगर इसका एसेट का प्रोडक्शन से ताल्लुक है तो हम कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक है तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में लेके जाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक है, जैसे एयर कंडीशन है, जैसी कुछ चीज़ है, तो फिर उसको एडमिन में हम लेके जाएंगे। तो ये बेसिकली इस फिगर के बारे में है कि इसने अल्टीमेटली कहाँ जाना है। ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है, एडमिन में जाना है, या डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, तो हमें इसका डिसाइड करना हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्ट्रेट वे कॉस्ट के ऊपर जैसे 500,000 है, उस पर हमने 20% लगाया, ये निकला है। तो नेक्स्ट ईयर जब करना है तो 500,000 माइनस प्रीवियस डिप्रिसिएशन, जितनी भी पहले चार्ज हो चुकी, डिप्रिसिएशन अप्लाई हो चुकी है, वो लेस करनी है। फिर आपने उस पर 20% लगाना है। तो क्योंकि 2 साल की वर्किंग करनी है, अगर 3 साल की करनी होती तो तीसरे साल हम 500,000 लेते और फिर इसमें से 2 चीज़ें माइनस करते। एक 100,000 पहले साल की डिप्रिसिएशन और फिर दूसरे साल की डिप्रिसिएशन 80,000 माइनस करने के बाद फिर जो फिगर आती है उस पर 20% अप्लाई करते। लेकिन जो करना ही 2 साल था तो ये वर्कआउट हो चुका हुआ। तो ये आपके रिड्यूसिंग बैलेंस से पहले साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज 100,000 डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज क्रेडिट, और दूसरे साल फिगर इज रिड्यूस, एंट्री वुड बी सिमिलर। ये इस तरह है, ठीक है। नोट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप रेजिडुअल वैल्यू को लेस नहीं करते, ये मैंने आपसे बताया था, ठीक है, ताकि एंड पे रेजिडुअल वैल्यू वैसे ही बच जानी है जो रेट आपने अप्लाई कर रहे हैं। तो वट एवर मैथड हैज टू बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली अनलेस सर्कमस्टांसेस आर चेंज, और फिर आप मैथड को चेंज करें। अच्छा, हाँ, यहाँ पे मैं बात करूंगा, आपको लाइन अंडरलाइन किया हुआ आता हूँ, ठीक है। नो डिप्रिसिएशन नीड टू बी चार्ज, द एसेट हैज ए इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ। जैसे लैंड है उसको हम डिप्रिशिएट नहीं करते, और जहाँ उनकी रेजिडुअल वैल्यू जो है ना कैरिंग अमाउंट से एक्सीड हो जाए। जैसे हमारी बुक्स में एसेट आ रहा है 5,000 का, रेजिडुअल वैल्यू जो फ्यूचर डेट की होती है, हमें पता चले हम 7,000 विल बी एबल टू सेल इट, तो रेजिडुअल वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट, तो हमें इसको डिप्रिशिएट नहीं करना चाहिए इसको। लेकिन इम्पेयरमेंट, जिस एसेट को हम डिप्रिशिएट नहीं करते उसकी इम्पेयरमेंट हम रिव्यू करते हैं, बुक करते हैं। या ये 30 पहले आप कर चुके हैं पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, उसमें इप्सेस था, लेकिन जहाँ IAS 36 है जिसको डील करेगा, ये आपको टीच किया जाएगा लेटर, किसी वर्कबुक में हम आएंगे, इसको करेंगे। तो पॉइंट यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी एसेट को हम डिप्रिशिएट ना करें तो भाई IAS 36 के मुताबिक उसकी इम्पेयरमेंट चेक करनी चाहिए, राइट। डिप्रिसिएशन बेसिकली जब करते हैं तो हम सारा कुछ देख के चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि अब डिप्रिशिएट नहीं हो रहा तो इसलिए हमें उसकी इम्पेयरमेंट को जरूर चेक करना है। ओके, सो रेजिडुअल वैल्यू जो है आपकी जो एंड पे रिसीव होनी है, या यूजफुल लाइफ है जैसे 5 साल थी, या मेथड जो है डिप्रिसिएशन का, इन तीनों में हमें इनको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए हर बैलेंस शीट पे, इन दोनों को, रेजिडुअल वैल्यू को और यूजफुल लाइफ को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए एट ईच बैलेंस शीट डेट। तो उसके बाद ये अगर इनमें चेंज आए तो वो चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो 3 चीजें कह रहा हूं मैं, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, या मेथड चेंज हो, तो तीनों को हम, हालांकि मेथड की चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लगती है, लेकिन IAS ने खुद बता दिया ताकि क्लैरिटी आ जाए कि चेंज इन एस्टीमेट है, पीछे इफेक्ट नहीं जाना, आपने नए मेथड को आगे से अप्लाई करना, नई लाइफ को आगे से अप्लाई करना, न्यू रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है उसको आगे से लेके चलना है, अगली डिप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट लाना है, पीछे नहीं जाना है चाहिए, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिहाजा है मेथड भी, यूजफुल लाइफ भी, रेजिडुअल वैल्यू, इन सब में चेंज जो है ये अकाउंटिंग एस्टीमेट की चेंज है,
इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आना। ठीक है, तो जो यानी रिमेनिंग लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाना है, प्रीवियस अकाउंट्स में चेंज नहीं होना। ओके, ये क्वेश्चन है, कंपनी ए यूजेस द रिड्यूसिंग, ये आप लोगों ने आंसर करना है, जरा केयरफुली देखिए। कंपनी ए यूजेस द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25%. An item of the plant is purchased for 100,000 with a 5-year useful life, and the residual value is 25,000. Depreciation expense in 1 year would be, तो कौन सा मेथड है? बताओ कौन सी, तीनों चारों में से कौन सी फिगर आएगी? 25,000 स्ट्रेट अवे 100,000 पे 25% लग गया, ये वाली फिगर आ गई, बिल्कुल ठीक है। ओके, सब लोग जो जो जूम पे भी हैं इसको जरा केयरफुली देख लीजिएगा। अच्छा, अनदर एग्जांपल, कंपनी बी यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। एसेट की कॉस्ट 100,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है, यूजफुल लाइफ 5 साल है, कौन सी अमाउंट है, कौन सी? 15,000, 100,000 minus 25,000, 75,000 into divided by 5, it comes to 15,000, right? So this is there, okay? Okay, now जब आप इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं, उसके बाद एसेट को कॉस्ट पे बुक कर लिया, बाद में हम जाते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, जहाँ हम कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। रिवैल्यूएशन की फर्दर डिटेल बाद में बताता हूँ। तो आपकी एसेट की कैरी अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप कॉस्ट लें, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में लेस करें, अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई है, बुक हुई है, तो उसको लेस करें तो आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने इस एसेट को सेल करना है किसी पीरियड पे, तो हम इसी तरह कैरिंग अमाउंट निकाल के उसको सेल प्रोसीड से कंपेयर करते हैं वर्सेस सेल प्रोसीड, और जो भी है डिफरेंस वो गेन या लॉस होता है हमेशा। और इधर जो है ये रिवैल्यूएशन अमाउंट लेंगे एसेट की, उसमें से क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन, याद रखें ये क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन डे 1 से नहीं है, जब से एसेट वैल्यू है उससे ऑनवर्ड वाली होती है, याद रखें। जो ये वाली डिप्रिसिएशन है रिवैल्यू केस में, रिवैल्यूएशन के बाद वाली है, रिवैल्यूएशन से पहले वाली एडजस्ट हो जाती होती है, अभी आपको दिखाऊंगा। लेस इम्पेयरमेंट, रिवैल्यूएशन के बाद वाली इम्पेयरमेंट की बात हो रही है, ये दोनों पे आफ्टर द रिवैल्यूएशन डेट की जो इम्पेयरमेंट या डिप्रिसिएशन है वो लेस होके ये कैरिंग अमाउंट निकल आती है। फेयर वैल्यू जो है प्राइस ऑफ द एसेट which would be received to sell an asset in an ordinary transaction between the market participant, जो मार्केट में नॉर्मल रेट है वो फेयर वैल्यू है। ओके, फेयर वैल्यू इज एसेट नॉर्मली डिटरमिन्ड बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यू एंड यूजुअली द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। इस पे एक IFRS 13 भी है, एंड पे प्रोड्यूस किया हुआ है, क्विकली उसकी बात हम करेंगे। IFRS 13 वो फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन की बात करता है। ब्रॉडली बता दिया गया कि ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, यानी रोजमर्रा की जो सेल परचेज होती है उस एंगल से जो मार्केट प्राइस है वो है, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यू जो है नॉर्मली इसको वर्कआउट करके देता है, आपको एग्जाम में गिवन हो। ओके, तो आपने रिवैल्यूएशन की बात करने लगा हूं कि रिवैल्यूएशन शुड बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी। अगर आप किसी एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो फिर रेगुलरली उसको रिवैल्यू करते रहेंगे। तो कितना रेगुलरली करना है डिपेंड्स कि अमाउंट एसेट की कितनी फास्ट चेंज होती है। अगर एसेट की अमाउंट बड़ी स्लोली चेंज होती है तो आप 5-10 साल बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरी क्विकली एसेट की प्राइस में चेंज आती है तो हमें भी 3 साल वुड बी द बेटर पॉइंट। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद एस्टैब्लिश करनी है कि एसेट की वैल्यू मटीरियली कितने पीरियड बाद चेंज हो जाती है, तो उसको फिर अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी बनानी है, कितनी देर बाद उसे रिवैल्यू करना है, कितना फ्रीक्वेंटली उसे रिवैल्यू करना है। जब किसी एसेट को हम रिवैल्यू करेंगे तो उसकी पूरी क्लास को, सारे एसेट को रिवैल्यू करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी के सारे एसेट को रिवैल्यू करेंगे, लेकिन उस क्लास को करेंगे, जिसका मतलब है कि अगर आपने एक बिल्डिंग को रिवैल्यू किया है तो सारी बिल्डिंग जो है वो रिवैल्यू होंगी। लैंड को रिवैल्यू नहीं करने की जरूरत, वो तो डिफरेंट क्लास है। प्लांट और मशीनरी को करने की जरूरत नहीं है, वो तो डिफरेंट क्लास है, अनलेस यू ऑप्ट फॉर दैट। अदरवाइज बात ये हो रही है कि रेगुलरली करना है, जब भी किसी एसेट को रिवैल्यू करना है उसकी पूरी क्लास को रिवैल्यू करना है। ओके, और
A company would not have to revalue the asset from the different class. उसको नहीं, उस क्लास के हर एक को करना है, right? Class mean machinery, class mean lands, class mean all equipment, class mean all building. That's a class. Okay. When a company chooses to revalue their non-current asset for the first time, this is a change in accounting policy. लेकिन but IAS 16 say no retrospective adjustment. तो क्या बात हो गई? मेथड की चेंज, यूजफुल लाइफ की चेंज, रेजर्व वैल्यू की चेंज, राइट, और रिवैल्यू से कॉस्ट मॉडल की चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू बी रेट्रोस्पेक्टिव। ये आगे से चले, राइट, ये पॉज ये ज़हन में रखना है, राइट, वरना ये पॉलिसी की चेंज लग रही है, मेथड की चेंज भी पॉलिसी की चेंज लग रही है, लेकिन IAS 16 ने खुद क्लियर कर दिया है कि ये चीजें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगी। 4 चीजों का जिक्र किया मैंने, रेजुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, मेथड एंड द रिवैल्यूएशन बेस, ये इन पे कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। रिवैल्यूएशन इज कैरीड आउट बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यू, नॉर्मली ये मार्केट वैल्यू होती है, और कितना फ्रीक्वेंटली करना है डिपेंड ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। और अगर आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट की किसी एक क्लास को रिवैल्यू किया है तो उस क्लास की पूरी सारी आइटम को रिवैल्यू करना है एट द सेम टाइम करना है, ये नहीं किसी को एक साल, किसी को अगले साल, किसी नहीं, जब भी रिवैल्यू करना है तो फिर सब को करना है, क्योंकि इससे मैनिपुलेशन अवॉइड हो जाएगी। वरना लोग क्या करते हैं कि जो एसेट गेन देने वाले होते हैं उनको रिवैल्यू कर लेते हैं, जो लॉस देने वाले होते हैं उनको रिवैल्यू नहीं करते। तो लिहाजा पूरी क्लास को रिवैल्यू करना है, एट द सेम टाइम करना है, राइट, फ्रीक्वेंसी भी उनकी फिर सेम रखनी। ओके, जब आपने रिवैल्यू करना है तो आपकी एंट्री जो होगी गेन की केस में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, ये आपने करना है, ठीक है। याद रखें ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ये मैंने आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाया था, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, जब प्रॉफिट आफ्टर फॉर द पीरियड आ जाता है तो फिर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लेते हैं। वहाँ मैंने 2 एग्जांपल आपको दी थी, एक रिवैल्यूएशन, दूसरी एक और भी दी थी, हाँ, एक्चुअरियल गेन या लॉस ऑन पेंशन बेनिफिट, ये 2 एग्जांपल वहाँ दी थी मैंने, राइट। तो लिहाजा इसने, मैंने कहा था मैं वो फॉर्मेट आपको याद कराता रहूँगा, राइट। तो लिहाजा जब एंट्री करनी हमने इसकी, ये रिजर्व जो है, अब बैलेंस शीट में तो ये चेंज आ गई ना, लेट मी यूज द वर्ड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो ये चेंज आ गई, इनकम स्टेटमेंट में चेंज नहीं आती, एक्सपेंस नहीं इसको लेते, इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले लेते हैं। जब प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बाद हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लेते हैं तो उसमें रिवैल्यूएशन याद। अच्छा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। अगर ड्रॉप हो जाए तो एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट जो है आपका एक्सपेंस होगा, जिसका डिप्रिसिएशन होती है। और वहां भी हम क्लास देखेंगे किसका इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को जाना है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जाना है, या इसका इफेक्ट एडमिन को जाना है या सेलिंग को जाना है। जिस तरह का एसेट है इम्पैक्ट वहां जाएगा, राइट। अब एक बात गौर से और सुनिए, आपने पहली दफा रिवैल्यूएशन की तो सरप्लस आ गया, अगली दफा रिवैल्यूएशन की तो ड्रॉप आ गया, तो इस केस में क्या करना है? इस केस में जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है ना उसने एडजस्ट होना है, राइट। तो मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो क्रेडिट हो गई 150 से, आपका रिजर्व पड़ा हुआ है वहां पे 100, तो 100 से जो डेबिट हो गया और 50 जो है वो एक्सपेंस में चार्ज हो, राइट। तो अगर विद इन दैट तो एक्सपेंस पे कुछ चार्ज नहीं, मतलब आपने 100 की रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, ड्रॉप 50 का आया है, तो 50 से ऐसे क्रेडिट होके रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाए, राइट। लेकिन अगर रिजर्व जो पड़े हुए हैं उनसे एक्सीड करेगा तो वो कंपोनेंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। Remember, it's an important point. Examiner love to test such things. 150 जो है वो की वैल्यू होके एक्सेस हुई है, ठीक है, Reduce हुई है, यानी 50 रिड्यूस, हाँ पहले एक्सेस हुई थी, स्टेटमेंट। वो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उसमें 100 हम माइनस करेंगे,
पड़ा ही 100 का रिजर्व हुआ है तो उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे ना, 100 का रिजर्व पड़ा हुआ है तो ये जो ड्रॉप हुआ है पहले रिजर्व के अगेंस्ट जाएगा। 100 से दिया और उधर का। जी ठीक है, रिजर्व से ऊपर जो होगा, रिजर्व को एग्जॉस्ट करने के बाद वो फिर एक्सपेंस होगा, वर्ड लिखा हुआ एक्सेस, यानी जो एक्सेस होगा वो इधर आएगा। ओके, एक्सेस नहीं है तो कुछ नहीं एक्सपेंस किया जाएगा। ओके, एंड नाउ अगर नेगेटिव रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होते, कभी नेगेटिव नहीं होते, वो एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो जाते हैं। नेगेटिव का मतलब 100 पड़ा तो मैक्सिमम 100 रिवर्स करेंगे, बाकी एक्सपेंस में जाएंगे तो नेगेटिव नहीं होता, लिहाजा रिवर्स डेबिट दी रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अच्छा, जब सेल हो जाए एसेट, हाँ यह बात हो रही, जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए ये, या आपने उसको रिटायर्ड कर दिया, यूज के बाद बुक से निकालना है, तो उस वक्त ये रिजर्व पड़ा होता है ना बैलेंस शीट में उसी एसेट का, सेम एसेट का, उसको रिलीज कर देते हैं, उसको रिजर्व में से डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर देते हैं, वो रिटेन्ड अर्निंग में कर, रिमेंबर दिस पॉइंट। जब एसेट बुक से निकलेगा तो फिर उससे रिलेटेड रिजर्व जो है वो भी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर होती है, ये स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी में हम शो करते हैं। मसलन आपको याद है स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी में कि रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम था, एक रिवैल्यूएशन का कॉलम था, तो रिवैल्यूएशन में से ब्रैकेट लग के निकल जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, बस शेयर कैपिटल था, वहां शेयर प्रीमियम थी, रिटेन्ड अर्निंग थी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ था 50 का, तो 50 यहां से निकल के ये 50 इधर शिफ्ट हो गया, ये एंटी का इम्पैक्ट है, राइट। तो ये मैंने कहा था परफॉर्मेंस में इसको देखना सीखिए कि वहां पे इम्पैक्ट क्या जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जी, एक पॉइंट से पूछ सकता हूँ सर? हेलो कुछ पूछा क्या? जी बोले, सर। क्या क्वेश्चन है? सर अगर हमारा सर आपने कहा सर अगर लॉस हो जाए अपॉन रिवैल्यूएशन और वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से केटर फॉर ना हो, तो एक तो उसका इम्पैक्ट आ गया सर अदर इनकम में, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले पोर्शन में, वो जो रिवैल्यूएशन से अमाउंट कम होगी, और उसका कोई सेकंड इम्पैक्ट आएगा इफ इट गोज बियॉन्ड दैट, वो हम एक्सपेंस आउट करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो दो जगह पे रिफ्लेक्शन होगी सर उसकी। मैं तो ये समझा हूँ सर। देखिए, मैं आपके क्वेश्चन को किसी और तरह ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने रिवैल्यूएशन की, पहली रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया, आपने इसको एक्सपेंस के तौर पे बुक करना है, इस एक्सपेंस को एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, आपने पहली रिवैल्यूएशन की सरप्लस आ गया, तो आपने इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और एसेट में ले जाना, रिजर्व में ले जाना। सेकंड आप करते हैं, जब सेकंड टाइम करते हैं, तो पहली दफा भी लॉस आया था, सेकंड टाइम भी लॉस आया, तो आपने एक्सपेंस बुक करना। अब पहली दफा रिजर्व क्रिएट हुआ था, अब लॉस हुआ है, तो टू द एक्सटेंट वहां आपके पास रिजर्व है, उसको उसके अगेंस्ट लेके जाए। ठीक है, ये मैं आपको कहा है। और फिर मैंने कहा है कि जब एसेट आप डिस्पोज ऑफ करें, तो अगर तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है तो उसको आप ट्रांसफर करेंगे टू रिटेन्ड अर्निंग, अगर नहीं पड़ा हुआ तो कुछ नहीं करना, ये मैंने कहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आई होप कि आपका पॉइंट आंसर हो गया होगा, मैंने मुकम्मल आपको सारे एंगल से जवाब दिया। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू कहा? सर, थैंक यू। हाँ, थैंक तो यू मैंने सर। कहा हर एंगल कवर कर दूं ना, बजाय कि एक क्वेश्चन लूं फिर दूसरा। तो ओके, अब नाउ हियर इज एग्जांपल विल शो द अकाउंटिंग एंट्री टू बी मेड थ्रू आउट एसेट यूजफुल लाइफ। ईयर 1 में आपने स्टार्ट पे एसेट बाय किया and that was for 75,000. The asset is financed by a long-term loan and the useful life of the asset is estimated to be 5 years. अब ईयर 1 में आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए स्ट्रेट अवे आपके पास रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं दी गिवन, आपने इसको लेके 5 ईयर की लाइफ को लेके डिप्रिसिएशन वर्कआउट कर। ईयर 2 में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एसेट इज रिवैल्यूड, अब आपने एसेट को रिवैल्यू कर दिया है, 80,000 पे वैल्यू है क्योंकि ये उसकी मार्केट वैल्यू है,
तो ईयर 2 है। तो ईयर 2 में आपने एसेट को रिवैल्यू करना है, और अभी शो करता हूँ कैसे करना है। फिर ईयर 3 में आपने एसेट सोल्ड कर दिया, जिस साल आप एट सेल करते हैं उस साल डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। ओके, होता तो नॉर्मली ये है कि टू द डेट ऑफ डिस्पोजल आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और लिहाजा अगर आपको क्वेश्चन ये बताए कि आपने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी जिस साल डिस्पोजल करनी है, तो फिर आप इसको हम सेल की एंट्री डालेंगे। तो 3 साल है, पहले साल एक्वायर किया एसेट और डिप्रिसिएशन बुक की, तो ये एसेट आपने एक्वायर किया, ये एंट्री एसेट के एक्वायर करने की पहले वाली। डेबिट नॉन करंट एसेट और क्रेडिट दी लोन, लॉन्ग टर्म लोन, राइट। कैश होता, लोन ना लिया होता तो कैश क्रेडिट होता। ये पहली एंट्री परचेज की हो गई। फिर हमने एक एंट्री डालनी है डिप्रिसिएशन की, वो हमने 75,000 डिवाइडेड बाय 5 करके एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। मैंने आपको कहा है ये एक्सपेंस के लिए आपने हमेशा क्लियर होना है कि एक्सपेंस प्रोडक्शन का है, कॉस्ट ऑफ सेल का है, एडमिन का है, या डिस्ट्रीब्यूशन का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट। तो दूसरे साल आपने इस एसेट को रिवैल्यू करना है। सुने, ये आपकी रिवैल्यूएशन से पहले सिचुएशन ये है, आपकी कॉस्ट आ रही है 75, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ रही है 15, कैरिंग अमाउंट आ रही है 60। हमेशा आपने ये पहले वाली पोजीशन वर्कआउट करनी है। फिर आपने कहा वैल्यू हो गया 80 पे, तो जिसका मतलब है कॉस्ट 80 बन जाएगी। जितने पर वैल्यू होता है वो कॉस्ट के कॉलम में एडजस्टमेंट हो। और क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन हमेशा 0 में कन्वर्ट करती जाती है, उसकी स्लेट क्लीन करती जाती है। जब वैल्यू होता है उसे क्लीन कर दिया जाता है 0। और अब आपकी कैरिंग अमाउंट जो है इन दोनों के रिजल्ट में ये बन गई, राइट। और ये आपकी डिफरेंशियल फिगर ये आ गई, इससे आप एंट्री डाल सकते हैं। कॉस्ट को आप डेबिट कर देंगे इतनी फिगर से, एक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन को आप डेबिट कर देंगे इतनी फिगर से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को 20,000 से आप क्रेडिट कर देंगे। जैसे ये नेक्स्ट ये फिगर जो निकल आए जिनको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, उसके बाद आप एंट्री डाल देते हैं। इस ये आ रहे हैं ना, आप इसको फोकस करें, ठीक है। ये फिगरें आपके पास हैं 5, 15 और 20,000। अब इससे एंट्री डालने लगी है, ये फिगरें डिफरेंस वर्कआउट करके आप एंट्री डाल सकते हैं। देख कॉस्ट जो है 70 से बढ़ के 80 हो गई, यानी 5,000 इंक्रीज कर गई, तो एसेट को डेबिट करेंगे, ये एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को खत्म करना है उसको भी डेबिट करेंगे, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है, ये तीनों चीजें जो पिछले में 1, 2, 3 लिखा हुआ था, ये उसी की डबल एंट्री डाल, ठीक है। ये 1, 2, 3 वही हैं जो हमने पिछले पेज पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है। तो 5,000 से वो एसेट तो बढ़ गया ना, इसीलिए हमने उसको कर दिया, ठीक है। और दूसरे वाली 15,000 के लिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन खत्म हो गई, 0 पे जी। 20,000 का जी कैरिंग अमाउंट बढ़ गई, तो इसी से आपकी वो एंट्री बढ़ जाएगी। यही जब आप वर्कआउट कर लें तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, ये वाली एंट्री, यही 1, 2, 3 पीरियड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा जब एसेट वैल्यू किया जाता है उसकी पिछली डिप्रिसिएशन की स्लेट को क्लीन कर दिया जाता है, राइट। तो आइंदा नई डिप्रिसिएशन जो है आपकी नई फिगर पे डिपेंड करेगी। नई फिगर आपकी 80,000 है और उस पर डिपेंड करेगी, 4 साल की लाइफ रह गई हुई है, 20,000 की डिप्रिसिएशन है, उसकी डिप्रिसिएशन ये आप चार्ज करेंगे। तो ये ईयर 2 तक का हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब ईयर 3 में हमने एसेट को डिस्पोजल करना है, ठीक है। डिस्पोजल जब करेंगे उसमें गेन एंड लॉस आएगा, तो पहले तो हमें कैरिंग अमाउंट वर्कआउट करनी है डिस्पोजल से पहले। तो कैरिंग अमाउंट ये है कि हमारा जो एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो 80,000 वैल्यू थी, माइनस 20 डिप्रिसिएशन चार्ज की है 2 में, तो 60,000 बनती है कैरिंग अमाउंट। और हम सेल कर रहे हैं 65 का, तो 5,000 का जो है वो गेन बनता है। तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। असल में होता ये है कि जब आप कहते हैं ये सारी चीज़ें डिस्पोजल अकाउंट में जाती हैं, मसलन जो कॉस्ट 80,000 जो आपकी वैल्यू पड़ी है ना, उसको हम आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ये डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया, नॉन करंट एसेट जो कॉस्ट है वो क्रेडिट हो गया। हाँ हाँ, नॉन करंट एसेट को जब डिस्पोज ऑफ करना है, ये तो आपने गेन वर्कआउट किया ना, आप उनके अकाउंट्स को भी क्लोज करना है ना, बुक्स को भी क्लियर करना है ना।
तो लिहाजा हम यहाँ से नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट वाला जो वैल्यू वाला फिगर है उसको ट्रांसफर कर देते हैं डिस्पोजल अकाउंट, यानी एसेट रिड्यूस हो गया, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया। फिर क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन जो आपके पास पड़ी हुई है उसको भी क्लीन करना है, वो हमारे 20,000 पड़ी हुई है, तो उसको हमने डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब डिस्पोजल अकाउंट में फिर आपने सेल की जब, तो बैंक में पैसे आ गए, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्पोजल अकाउंट आपका बेसिकली इस तरह बन जाता है, ये लेट्स से ये डिस्पोजल अकाउंट, कॉस्ट आई 80,000 इधर आ गई, कॉस्ट या वैल्यू कॉस्ट लिख देता हूं, और एक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन आपकी 20 यहां आ गई, ठीक है। और ये जो आपका कैश जो है बैंक, इसमें 65, तो ये डिफरेंस जो आपका 5,000 है ये प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपने डिस्पोजल अकाउंट, इन अकाउंट्स को क्लियर करना सबको। तो वो डिस्पोजल अकाउंट टेम्परेरी एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है, क्या मेंशन होगा टेम्परेरी एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया, ये टेम्परेरी एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है, ये सारे अकाउंट क्लियर कर दिया जाता है। ये भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई फिगर, एक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन भी वहीं ट्रांसफर हो गई, और बैंक से पैसा रिसीव हमने किया वो भी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली इससे ये बन जाता है, ओके। तो दिस इज, और आपका ये जो ये भी डिस्पोजल अकाउंट, ये गेन जो है ये आप देखें मैं डेबिट हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट PNL हो गया, ये डबल एंट्री का डिस्पोजल अकाउंट। ये डिस्पोजल अकाउंट इज इम्पॉर्टेंट, यू मे हैव टू लुक बैक एनी टाइम कि डिस्पोजल, हाँ एंड रिजल्ट उसका प्रॉफिट या लॉस होगा, वो भी इधर आएगा, वो इस तरफ आएगा, वो इस तरफ होगा। मसलन अगर आपने ये 55 का बेचा होता तो अब ये 5 इधर आ रहा होता, एंड रिजल्ट है डिस्पोजल अकाउंट। सर आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास, जब इनकम हो गया, जनरेट हुई, गेन हो गया, वो तो हमने डाल दी क्रेडिट में, तो वो फिर रिवर्स होगा। ये नहीं, अगर ये गेन है तो मेरे वो सब परफॉर्मा के अंदर ये अदर ऑपरेटिंग इनकम में चला जाए। अगर ये लॉस है तो मेरा अदर ऑपरेटिंग लॉसेस में या एक्सपेंसिव में चला जाए, ठीक है। बेसिकली सुन लें, इसको जाना कहाँ चाहिए, बेसिकली इसको बेसिकली जाना चाहिए जिस क्लास का एक्सपेंस बुक होता है, राइट। द बैलेंस वुड बी क्रेडिट, the disposal account can be closed and the balance transferred to the profit and loss account, yeah, right। तो ये आपने ट्रांसफर का इसको, आगे भी इम्पैक्ट ये लिखने ये आया ना आपके पास, the profit on disposal would be classified in the same type of expense as the depreciation was charged to the profit। सर लॉस भी ऐसे ही, ऐसे एंट्री यही होगी, हाँ, मतलब डेबिट होगा डिस्पोजल, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट ऑफ सेल में उसकी डिप्रिसिएशन जाती है तो ये गेन भी उसी में जाएगा, ठीक है, लॉस या गेन भी उसी में जाएगा। अगर वो एडमिन में जाती है डिप्रिसिएशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार कई चीजें मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट लर्न करता, ये खासकर मैंने जब देखा, क्योंकि ये बहुत मैन्युटली लेके जा रहा था, हम नॉर्मल अकाउंटिंग में ऐसे ऊपर से गुजर जाते हैं। तो इसने कहा कि भाई आपने गेन और लॉस कहाँ लेके जाना है, तो उसने कहा आपके पास क्लासेस ऑफ एसेट का है, जहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो वहीं इसको भी लेके जाओ। इसलिए दिस इज क्वाइट पॉइंट जो कि माइन्यूट पॉइंट था नॉर्मली, ठीक है। बस आप किसी भी क्वालिफाइड से पूछ लीजिएगा कि एसेट पे गेन या लॉस आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा, वो कहेगा प्रॉफिट डिस्पोजल ऑफ एसेट पे अदर ऑपरेटिंग पे चला जाए। लेकिन ये आपको आपका जो एग्जाम है कि भाई इसका ताल्लुक किस क्लास से या तीनों में से, उसको सेंस करें, उसके अंदर लिखें, राइट। तो
This is a good point. Finally, the revaluation reserve is closed. अब ऐसे चला गया तो मैंने आपको ये भी कहा था कि revaluation reserve would be debit, retained earning would be credit. तो ये पूरी साइकिल एसेट की परचेज से लेके सेल तक ड्यूरिंग द पीरियड रिवैल्यूएशन से हर चीज इस एग्जांपल के अंदर उसने थ्रू कर दिया. वेरी गुड एग्जांपल. ओके सर ये जो पॉइंट था अभी आपने सर बताया कि क्लासिफिकेशन वाला सर, ये जो स्टार लगाया सर, ये काइंडली से रिपीट कर सकते हैं? कोई क्लैरिटी नहीं आई सर, अगर ये काइंडली रिपीट हो जाए. बताएं क्या कह रहे हैं. ये टाइप ऑफ एक्सपेंस वो क्लास के साथ अटैच होगा सर. उधर कॉस्ट ऑफ सेल्स का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको एक्सप्लेन करें. नहीं, मैंने कहा है कि अगर वो फैक्ट्री का एसेट है तो इसके अंदर जाएगा, अगर दफ्तर का एसेट है तो एडमिन में जाएगा, अगर वो ट्रक है डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल हो रहा है उसकी डिप्रिसिएशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, डिप्रिसिएशन भी इधर आएगी और गेन और लॉस भी इनमें रिस्पेक्टिव में आएगा. ये कहा मैंने. अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स. ओके राइट. सो हमारे पास जो है ना 7-8 मिनट है. मैं चाह रहा हूँ इस एसेट को इसको जरा मुकम्मल कर लूँ. विच ऑफ द हाँ मैं तो इसमें एक एक्सरसाइज है 2.4, इसमें तो इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें पैटर्न बनाना है. मैंने भी रखा हुआ. आपको प्रिंट नहीं लिया आपने? प्रिंट के अंदर मौजूद है पूरा क्वेश्चन रखा हुआ उसके अंदर. अभी नहीं, आगे जाके आएगा फिर. हाँ अच्छा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवैल्यूएशन एसेट इज ट्रू? बताएं जी. If one asset revalued, all the assets has to be revalued. जो भी स्टेटमेंट्स है ना आपने टिक करवा देनी है. टिक करूं इसको कि ना करूं? हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है. ठीक है. Revaluation gain are shown in the profit and loss account. Revaluation gain not. Revaluation reserve में जाता है. Loss on the revaluation shown as a negative revaluation reserve. No. Expense. Expense. ठीक है. और a decrease in the revaluation can be offset against the revaluation reserve of the same asset. Yes. ठीक है. Okay. Now disclosure ये है कि आपने disclose क्या करना है. measurement base कौन सी यूज किया है? हिस्टोरिकल है यानी कॉस्ट है या रिवैल्यूड है, ये बताना है. डिफरेंट मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस. यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल है या रेट भी होता है? ये यूजफुल लाइफ के अगेंस्ट रेट भी होता है. यार यूजफुल लाइफ दे दें या रेट दे दें, ये बताना है. ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट जो है वो जो कॉस्ट वाला फैक्टर है, ये कॉस्ट है. ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और इन दोनों फिगर की रिकंसाइल करनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड. राइट. तो उसमें क्या आता है? उसमें रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आ सकता है, उसमें एडिशन आ सकती है, उसमें डिस्पोजल आ सकती है, उसमें डिप्रिसिएशन आ सकती है. राइट. तो ये आपने उनको रिकंसाइल करना है एंड पे. ओके. तो ये फुल क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, जैसे इन्होंने क्वेश्चन की तरफ इशारा किया है उसको हम करेंगे. राइट. अब ये देखें, ये आपका है, ये आपकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है. ये आपकी क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन है. ये आपकी रिजल्टिंग फिगर है. रिजल्टिंग. ओके. मतलब आपने ये 3 क्लासेस आपके पास सेट की, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, उसके ओपनिंग बैलेंस लिए. अब आपने इसको रिवैल्यूएशन कर दी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया इसका. क्योंकि ये डिप्रिसिएट नहीं होती तो इसकी रिवैल्यूएशन बड़ी आसान है. इसकी आसान है क्योंकि डिप्रिसिएशन खाली पड़ी हुई है. आप बिल्डिंग में जाएं तो बिल्डिंग में उन्होंने एडिशन की, डिस्पोजल हुई. राइट. जो पीछे हमने एंट्रियां की थी उसके मुताबिक. अच्छा, ये एडिशन है, ये डिस्पोजल है. ये आपकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ये तब्दीली आ रही. उसके बाद आपकी क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन बिगिनिंग इतनी है, ये आपने डिस्पोजल कर दिया, उससे निकल गई. एक एसेट इससे रिलेटेड डिस्पोजल हो गया, वहां से निकल गई. और ये आपने फॉर द ईयर चार्ज, रिवैल्यूएशन इसकी की नहीं हमने, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं आनी. और चार्ज फॉर द ईयर जो हुआ, और ये आपकी क्यूमुलेटिव डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपकी ये फिगर आ जाएगी 14. ये लास्ट ईयर की है. ये तो हमने सिर्फ लास्ट ईयर से लेके आते हैं, कंपैरेटिव दिखाना होता है. लास्ट ईयर मतलब अगर वर्कआउट करना है तो ये वर्कआउट हो जाएगा. ये फिगर ले लें.
इसमें से क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन ओपनिंग वाली लेस कर दें, ये फिगर्स आ जाएंगी जो मैंने, ठीक है। अब आप इक्विपमेंट पे आए जो जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये आपकी ओपनिंग फिगर है, ये एडिशन है, ये डिस्पोजल है, ये बचता है। अब आपके पास ये ओपनिंग थी, डिस्पोजल रिलेटेड इतनी डिप्रिसिएशन है, क्यूमुलेटेड है, उसको निकाल दिया, और उसके बाद इसमें भी कोई रिवैल्यू नहीं किया। इसमें रिवैल्यूशन होती तो वो फिर डिफरेंस आ, इसमें भी कोई रिवैल्यू नहीं किया। तो ये 118 जो है चार्ज फॉर द ईयर, तो ये फिगर आ गई। इस तरीके से ये जस्ट टोटल कॉलम है इनका आपस में, इधर से इधर तक टोटल है, ओके टोटल। तो इस तरीके से आपकी ये एसेट का शेड्यूल इसको कहते हैं, इसे शेड्यूल ऑफ एसेट। ये ग्रॉस का एक एरिया है, कॉस्ट ऑफ वैल्यू का, एक एक्यूमुलेटेड का है और एक नेट कैरिंग वैल्यू का है। याद रिमेंबर दिस टेम्पलेट, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट। और कोई वैल्यू होता तो हम उसको फिर यहाँ डील करते। कोई ऐसा वैल्यू नहीं हुआ इसमें, कोई ऐसा वैल्यू नहीं हुआ, वरना यहाँ एडजस्टमेंट आनी थी और यहाँ एडजस्टमेंट आनी। ये स्लेट क्लीन करने के लिए एडजस्टमेंट आती है डिप्रिसिएशन की। ये जो वैल्यू में इंक्रीज आती है उस वजह, जैसे 5000 आई थी हमारे केस में, वो यहाँ आएगी। और जो स्लेट क्लीन करने के लिए जितनी क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन होती है एडजस्टमेंट यहाँ, ओके, वो हम किसी क्वेश्चन में डील करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये अब हमारा क्वेश्चन है, इस पे मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको दूंगा, फिर हम इसको करेंगे। आप इसी क्वेश्चन की बात कर रही हैं ना? सर मैं एक ना एक्सरसाइज एक्सरसाइज है, हमें की हो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, वो हम उसको करेंगे, वो एक्सरसाइज है, ये वही मैं एक्सरसाइज चल रही है एग्जाम्पल दो नहीं, वही साइज है इस एग्जाम्पल का जो एक्सरसाइज का है। नहीं सर, वो एक जो है ना वो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो ये है कि उसमें ना वो जो जैसे वो बनाए हुए ना कोई वैल्यू किया है इधर, जो एंट्रीज की हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो उसने वहाँ पे एंट्रीज की है। एक एक्सरसाइज में उसने लेजर की एंट्रीज बनाई है, उन्हीं एंट्रीज को ले। तो सर वो थोड़ा सा समझ। चलिए ये फिर बाद में बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक तो ये जो एग्जाम्पल 5 जो है ना, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन बाकी चीज जो है ना मैं वो आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी एग्जाम्पल है, पूरे क्वेश्चन की एग्जाम्पल है। इसको नहीं आज करेंगे, इसको मैं कहूँगा आप इसको पढ़ें और इससे गो थ्रू होएगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीक मीटिंग करनी है। उससे पहले ज़रा इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो देन आई टेक यू फॉर माई वे, तो हम इसको करेंगे। अच्छा, इसमें होता ये है नॉर्मली कि आपने ये देखना होता है कि एग्जामिनर ने आपको क्या स्टेटमेंट बनाने का कहा है। वो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कह सकता है, वो इनकम स्टेटमेंट भी कह सकता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कह सकता है, उसमें कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीज़ें। वो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कह सकता है, चेंजेस इन इक्विटी। तो आपने बहुत क्लियर होना है कि किस स्टेटमेंट की बात की। फिर आपने उस स्टेटमेंट का टाइटल देना है, उसकी डेट देनी है, उसकी करेंसी देनी, वरना आप मार्क्स लूज कर जाते हैं, राइट। उसके बाद आपने वर्किंग बनानी है, जो वर्किंग नॉर्मली ये कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन और तीनों की बनती है। फिर आपने ट्रायल बैलेंस को पूरे को देखना है, और नीचे जो नोट्स दिए गए हैं उनको देख के तो आपने फिगर को पिक करना है। ट्रायल बैलेंस फिगर को आपने रिक्वायर्ड स्टेटमेंट के अंदर इनपुट कर देना है, और नोट्स वाली जो है उसको आपने नोट्स वाली चीज़ों को लेके जाना है। फिर एज ए रिजल्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनेगी, इसका बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाएगा, इसका बैलेंस फिर बैलेंस शीट में आएगा। तो ये आपका प्रोसेस जो है ये हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आपने इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह पढ़ें, और इस पे जितना भी आप ट्राई कर सकते हैं करें, लेकिन मैं इसको आपके साथ करूँगा और एग्ज़ाम टेक्निक के साथ करूँगा कि एग्ज़ाम में ये होती तो हम कैसे डील करते, राइट। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो लिहाजा एग्जाम्पल 5 को ज़रा सब लोग जो हैं
वो ज़रा ट्राई करें। ओके, फिर मैं इसको नेक्स्ट अपने स्टाइल से आपके साथ करूँगा, ठीक है। तो टुमारो जो क्लास इज उबैद विल बी टेकिंग क्लास, वो आपका वर्कबुक 1 जो है वो, और IS 1 जो है, वर्कबुक 2 से IS 1, ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह ही विल बी डूइंग। ओके, तो देखिए रमज़ान में हमारे पास बड़ा टाइम जो है ना लिमिटेड है, और जो टाइम हमें मिला है इसमें नमाज आएगी, 10 से 15 मिनट की ब्रेक जाएगी, तो इसलिए आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि इन टाइम ज्वाइन करें 12 बजे, ताकि हमारे 12 बजे से हम अपना काम शुरू करें और जो चीज़ें हम कवर करना चाहते हैं वो कवर कर सकें। दिस इज माय रिक्वेस्ट, तो इसको ज़रा कंसिडर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये सब ने ये जो मैंने क्वेश्चन कहा है ना एग्जाम्पल, इस पे वर्किंग करनी है ज़रा, फिर बेहतर हो जाएगा हर एक के लिए कि एग्जाम में ऐसा चीज़ हो तो हमने कैसे हैंडल करना।